भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम् मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्। नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। और याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के इस व्यवहार अध्याय की। देखिए, पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने देखा कि हमने व्यवहार अर्थात विवाद मुकदमे इस स्थिति से अवगत कराते समय हमने बताया था कि दो प्रकार के व्यवहार सामान्यतः एक न्यायाधीश के पास आते हैं और तत्कालीन परिस्थिति में राजा ही न्यायाधीश का कार्य किया करते थे। तो वहां पर साधारण विवादों के लिए क्या रूपरेखा बताई गई थी, किस प्रकार से उनका निर्णय करना होता है। तो वो हमने प्रथम प्रकरण साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण के अंतर्गत उसका अच्छे से अध्ययन पिछले कक्षा के अंतर्गत कर लिया है। आज हम देखेंगे कि जब विवाद और मुकदमे कुछ असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं तो उसके अंदर क्या परिस्थिति होती है, किस प्रकार कारण होता है वो लिया जाता है, अथवा किस प्रकार का जो कार्य है राजा के द्वारा दंड विधान का कार्य है वो किया जाता है, वो सब हम आज इस कक्षा के अंतर्गत देखते हैं। तो यह असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण है, जिसमें देखा जाएगा कि किन किन मुद्दों के अंतर्गत किस प्रकार का दंड विधान या जो चाहे वह ऋण से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, वह किस प्रकार राजा के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। देखिए बच्चों, इस प्रकरण के अंतर्गत प्रथम कारिका और द्वितीय अध्याय की अर्थात व्यवहार अध्याय की यह नवम कारिका है। तो चलिए देखते हैं। अभियोगम अनिस्तीर्य नयनम प्रत्यभियोजयेत अभियुक्तम च न अन्येन नोक्तम प्रकृतिम गयेत। अब कह रहे हैं कि वहां पर जब अभियोग चल गया है, अभियोग का मतलब है कि जब उसका वाद है वह दर्ज हो गया है, और एक होता है कि अभियोग का मतलब उसको उस कार्य को कृत्य को अभियोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो जो प्रकरण चल रहा है, वाद चल रहा है, वह अभियोग है। कह रहे हैं अभियोगम अनिस्तीर्य, अभियोग को अनिस्तीर्य पूरा करे बिना यानी अभियोग जब चल रहा है, जब पूरा करे बिना यानी कि वो अभी तक प्रगति में है, तो उसको बिना खत्म करे। नैनम प्रत्यभियोजेत, तो प्रत्यभियोग यानी कि जो अभियोग चलाने वाला व्यक्ति है यानी जो अर्थी व्यक्ति है, उस अर्थी व्यक्ति पर प्रत्यभियोग उस पे यानी कि दोबारा से केस नहीं करना चाहिए। यानी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति पर क्या किया, एफआईआर करवाई, केस करवाया, तो अब जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति पर प्रत्यभियोग नहीं कर सकता जब तक वो केस चल रहा है। अभियुक्तम च न अन्येन, और अभियुक्त भी कौन सा, जिस व्यक्ति के ऊपर यानी इस व्यक्ति के ऊपर जो दूसरा व्यक्ति है उसके ऊपर इस प्रथम व्यक्ति ने क्या कर रहा है, अभियोग चला रखा है, तो थर्ड पर्सन कोई भी हो तो वह भी उस मैटर से संबंधित इस पर नहीं करेगा। यानी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी इस प्रथम व्यक्ति के ऊपर कोई भी अभियोग नहीं चलाया जाएगा। यह बात यहाँ कही जा रही है। अभियोगम अनिस्तीर्य, उसका निस्तारण किए बिना, जो प्रथम अभियोग चल रहा है उसका निस्तारण किए बिना उस द्वितीय पक्ष पर यानी कि पक्ष पर उपपक्ष के द्वारा इस प्रथम पक्ष पर प्रत्यभियोग नहीं चलाया जाना चाहिए। अभी न अन्य और अन्य व्यक्ति के द्वारा भी उस पर अभियोगी पर कोई भी नया अभियोग नहीं चलाया जाना चाहिए। न उत्तम प्रकृतिम नयेत, और कहते हैं कि विप्रकृति यानी कि अपना जो बयान आपने दे दिया है वो बयान से आपको बदलना नहीं चाहिए। यानी कि वह अगर बदल जाता है अपने बयान से तो इस प्रकार का कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो यह बातें अब असाधारण व्यवहार के अंतर्गत होने वाली चीजों को बताती है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि अपने ऊपर जो किसी ने अभियोग किया है, सवाल किया है, दावा किया है, तो आपका उत्तर जवाब दिए बिना उस सवाल देने वाले व्यक्ति पर आपको अभियोग नहीं करना है। इसे कहते हैं प्रत्यभियोग कहते हैं। तो आपको प्रत्यभियोग नहीं करना है, और जिस पर किसी ने अभियोग कर लिया है यानी जो दूसरा पक्ष है उस पर किसी अन्य व्यक्ति को भी क्या है, अभियोग नहीं करना चाहिए। और जो बातें एक बार कही जा चुकी है बयान के रूप में या लिखवाई जा चुकी है, उन पर कभी भी आपको बदलना नहीं चाहिए। यानी आपके बयान नहीं बदलने चाहिए, जो आपने कह दिया है वो कह दिया है। ठीक है, यह होता है इसके कारिका का अर्थ। आगे कहते हैं
कुर्यात् प्रत्यभियोगम च कलहे साहसेषु च उभयो प्रतिभियोगाय समर्थः कार निर्णय। अब कह रहे हैं कि क्या हर स्थिति में आपको प्रत्यभियोग नहीं करना चाहिए, यानी कि केस के ऊपर उल्टा केस नहीं कर लेना चाहिए। बोले कर सकते हैं, कहाँ कहाँ? कहते हैं कुर्यात प्रत्यभियोगम, आपको प्रत्यभियोग किया जा सकता है, कर किया जा सकता है। कहाँ? कलहे, अगर कहाँ कोई लड़ाई का पक्ष हो रहा हो तो कलह की अवस्था हो रही। साहस, साहस का मतलब होता है यदि कोई साहस का प्रसंग आ रहा हो तो उस स्थिति में भी आपको वहां पर अभियोग कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? जो निर्णय कार्य देने में समर्थ होता है, जो व्यक्ति निर्णय कार्य देने में समर्थ होता है, उन दोनों व्यक्तियों से आपको क्या करना होगा? उनके लिए एक जमानतदार की व्यवस्था करनी होगी। क्या है? उभयो प्रतिभु ग्राह्य, प्रतिभु का मतलब होता है जमानतदार। क्या होता है? जमानतदार। अगर उस कार्य को, उस निर्णय कार्य को समर्थ करने में यदि कोई व्यक्ति है तो समर्थ व्यक्ति को ही क्या है? जमानतदार के रूप में दोनों से अपने ले लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि जमानतदार उनका उपस्थित हो जाना चाहिए यदि ऐसी व्यवस्था होती है। तो प्रत्यभियोग कब किया जा सकता है? क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार बनेगा। तो कहते हैं कलह के प्रसंग में और साहस के प्रसंग में यहाँ पर प्रत्यभियोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं निन्नवे भावितो दद्यात् धनम राज्ञे च तत्सनम समम मिथ्या अभियोगी द्विगुणम अभियोगा धनम वहित। अब कहते हैं आपका जब अभियोग चल रहा है और अभियोग की सिद्धि हो जाती है तो यह असिद्धि हो जाती है, तो उस समय क्या हुआ? क्या अभियोग जो अभियुक्त है उस अभियुक्त पर क्या होता है? या तो वह अभियुक्त उस बात को मान लेगा, ठीक है, और या फिर उसको छिपा लेगा यानी नहीं बताएगा। नहीं बताने का मतलब उसे अस्वीकार कर लेगा। तो यानी कि वह स्वीकार कर लेगा या अस्वीकार कर लेगा, दो पक्ष होते हैं। यदि अस्वीकार कर लेता है, निन्नवे भावी, तो उसके द्वारा अगर वह अस्वीकार कर लिया जाता है या क्या कहते हैं सिद्ध होने पर भी वह अस्वीकार करता है, तो दद्या धनम राज्ञे, तो उसको राजा को धन दिलवाना चाहिए। राज्ञे, राजा के द्वारा, तत्समम, जो उस अभियुक्त के द्वारा बताया गया है उतना जो ही समान धन उस अभियुक्त के द्वारा राजा को दिलवाना चाहिए। अर्थात सिद्ध अवस्था में, यानी कि वह अभियुक्त जो है वो जिस विषय में किया गया है उस विषय की सिद्धि में यदि वह सिद्ध हो जाता है तो राजा को उससे क्या करना चाहिए? तत्समान धन दिलवाना चाहिए। लेकिन यदि वह प्रकरण असिद्ध हो जाता है और एक प्रकार से मिथ्या जो अभियोग है वह मिथ्या साबित हो जाता है, तो उसके द्वारा तो क्या हो जाता है? द्विगुणम अभियोगा, जो अभियोग से जो है निर्धारित धन है उससे द्विगुण, उससे दुगना धनम वहे, दुगना धन राजा को दिलवाना चाहिए। ठीक है, तो यह व्यवस्था वहां की जानी चाहिए। आगे कहते हैं साहस में, स्तेय में, पारुष्य, गोभी, शाप अत्यये स्त्रियाम विवादयेत सद्य एव कालो अन्यत्र इच्छया स्मृतः। अब वो बता रहे हैं कि किस किस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा कि तत्काल निर्णय सुनाना होगा और किन किन स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? उस निर्णय को थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। तो ये व्यवस्था आपको करनी होती है। तो वो आगे कह रहे हैं कि साहस का जो प्रकरण होता है, ऋणादि का जो प्रकरण होता है, धनादि का जो प्रकरण होता है, उन प्रकरणों के अंतर्गत किसमें? साहस के प्रकरणों में, प्रसंग में, स्तेय चोरी के प्रकरणों में, पारुष्य कठोर वचनों के संदर्भ में। साहस के लिए कभी कभी यह भी कह जाता है कि जैसे वो प्राण इत्यादि का जो हरण कर लिया जाता है या फिर लड़ाई इत्यादि का जो यहाँ पर हरण कर लिया जाता है, तो इत्यादि प्रसंगों में भी, मर्डर इत्यादि केसों में भी, ठीक है, यह भी माना जाए। गौ भी, ठीक है, गौ भी का मतलब होता है कि आपका जो गाय इत्यादि है, धन है इत्यादि का जो नाश होता है, उस नाश की स्थिति में भी, स्त्रियां मैंने स्त्री हरण की स्थिति में, अपहरण की स्थिति में, सद्य एव विवादयेत, सद्य यानी कि तत्काल ही, विवादयेत उन निर्णयों को, उन विवादों को क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए। ठीक है, साहस की स्थिति में, स्तेय की स्थिति में,
पारुष्य हो और गोभी अर्थात गायों के नाश हत्या की स्थिति हो, धन के नाश की स्थिति हो, स्त्री हरण की स्थिति हो, तो ऐसी स्थितियों के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए? सद्य एव विवादेत, सद्य यानी कि तत्काल ही निर्णय आपको स्थापित करना चाहिए। अन्यत्र और अन्य विवादों में इच्छया स्मृतः, अपनी इच्छा से, जो आपका समय आपके पास है उससे, यानी कि ऐसा नहीं तत्काल करना है, आप उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो यह आपका जो केस है, आपके जो विवाद हैं, उनमें किस विवाद को तत्काल सुलझाना चाहिए, ठीक है, यह ध्यान में रखना है। और किन को हम आगे के लिए लंबित रख सकते हैं। लंबित का मतलब है कि थोड़े टाइम के बाद उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जैसा आए विवाद को हमेशा ही जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, यानी कि अर्थी को जो है न्याय मिल सके। लेकिन फिर भी जिसको जल्दी न्याय देना हो उसके लिए कौन कौन से प्रसंग है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सद्य निर्णय वाले जो विवाद हैं वह कौन कौन से हैं। तो साहस प्रसंग में, स्तेय प्रकरण में, पारुष्य प्रकरणों में, गोभिशाप अत्यय प्रकरण में और स्त्रियाम हरण प्रकरण में आपको सद्य विवादों का निर्णय करना चाहिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि अब यहां बता रहे हैं कि दुष्ट, देखो बच्चों, सीधा प्रश्न बनेगा इन कारिकाओं से कि दुष्ट लक्षणम, कि में दुष्ट लक्षणम, कि दुष्ट के लक्षण क्या है। तो देखिए दुष्ट के लक्षण इन कारिकाओं में बताए गए हैं। देशाद देशांतरम याति सक्रिणी परिलेढि च ललाटम स्विद्यते च श्यः मुखम वैवर्ण्यम इति च परिशुष्यति स्खलदवाक्यो विरुद्धं बहुभाषिते वाक्चक्षु पूजयति नो तथोष्टो निर्वुचित्यपि। अब दुष्ट के लक्षण बता रहे हैं। जैसे कोई विवाद चल रहा है, कोई वाद चल रहा है, तो वो कई बार क्या होता है, न्यायाधीश जो होता है, राजा होता है, उस व्यक्ति को देखकर ही पता लगा लेता है कि इनमें से दुष्ट कौन है। तो उसके जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों की व्याख्या इसमें की जा रही है। ठीक है, तो हालांकि आजकल के अपराधी बड़े चतुर हो गए हैं, इन लक्षणों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है किस प्रकार से दुष्ट की पहचान राजा के द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि प्रमाणों की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी। देशा देशांतरम याति, जो एक देश से दूसरे देश चला जाता है, भाग जाता है। सक्रिणी परिलेढिच, और परिलेढी चाटता है, किसको, अपने होठों को चाटता रहता है। ठीक है, यानी काटता रहता है। और ललाटम स्विद्यते, उसके ललाट से पसीना निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है बच्चों, पसीना निकलता रहता है। मुखम वैवर्ण्यम, और मुख का जो विवर्ण हो जाता है, विवर्ण का अर्थ होता है रंग उड़ जाना, यानी वह व्यक्ति जिसका मुख का रंग उड़ जाता है, जो एक देश से दूसरे देश चला जाता है, यानी कि इधर उधर घूमता रहता है। देशा देशांतरम याति का मतलब इधर उधर घूमे, एक जगह नहीं बैठ सके, इसका मतलब ये होता है, यानी कि राजा के सामने वो इधर उधर घूमता रहे, टहलता रहे, उसका मन क्या हो, चंचल हो, विभ्रमित हो रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, यानी कि ज्यादा ही चंचलता उसमें आ रही हो। किसके कारण, उसमें क्या होता है, धैर्य नहीं होता है, या उसमें कहते हैं कि सहन शक्ति, या वो परेशान रहता है। और वह अपने सक्रिणी, अपने क्या है, अपने होठों को, अपने इनको क्या है, परिलेढ़ी चाटता रहे, माथे पर जिसके पसीना आता रहे, और मुख पर क्या है, उसका वैवर्ण आ गया हो। वैवर्ण का मतलब उसका रंग बदल गया हो, मुख का रंग उड़ गया हो। कहते हैं ना मुख का रंग उड़ जाता है, तो इस अवस्था में कहते हैं परिशुष्यति स्खलद वाक्य, परिशति सूख जाता है, स्खलदी और घबराने लग जाता है, तो क्या होता है, वो अटक अटक कर बोलता है वाक्य, बातें। विरुद्धम बहुभाषिते, और अपने ही विरुद्ध बोलने लग जाता है, या उल्टा बोलने लग जाता है, या बदल बदल कर बोलता है, यानी कि वह जो अपना बयान देता है उस बयान को बार बार बदलने लग जाता है। बहुभाषिते यानी कि बार बार बोलने लग जाता है, बिना कहे ही जो कहना है वह अपने प्रति भी विरुद्ध बातें बोलने लग जाता है, या ऐसा कुछ मान लीजिए कि जो कहा गया है उसे वो बदल देता है। बहुभाषिते विरुद्धम यानी कि अपने जो कहा है उसको ही वो विरुद्ध हो जाता है, कहने में पलट देता है। वाक चक्षु पूजयति यो न ततोष्टो निर्भुज्यति, और अपनी बाहों से भी क्या करने लग जाता है, जो उसकी बाहें होती है ना, सॉरी बाहें नहीं, होठ, ठीक है,
उसके जो होठ होते हैं वो सामने नहीं देखता और अपने बात बराबर बात न कहने पर अपने होठों को काटने लग जाता है। क्या काटने लग जाता है? अपने होठों को काटने लग जाता है। वाक चक्षु पूजयति नः, और कहने पर भी वो बहुत बोलता नहीं है। ओष्ठो निर्भुज्यते है, और अपने होठों को वह काटने लग जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था वो होती है। तो ये सभी जो लक्षण हुए किसकी कहे गए हैं? वह सभी लक्षण हैं वह दुष्ट लक्षण कहे गए हैं। देशा देशांतरम याति, इधर उधर घूमता रहता है, पहला लक्षण ये। सक्रिणी परिलेडी, जो चाटता रहता है। ललाटम स्विद्यते, अर्थात जिसके ललाट से पसीना निकलता रहता है। मुख का रंग जिसका उड़ गया है वह वर्ण आ गया है। परुष्यति, इस गलत वाक्य हो इसके सूख गया है मुंह और लड़खड़ाने लग गए हैं जिसके वाक्य। विरुद्धम बहुभाषिते, जो अपने बयान से भी पलटने लग जाता है। वाक चक्षु पूजयति नो, जो कहने पर भी नहीं बताता है। औष्टो निर्भुज्यते भी, और अपने होठों को ही काटता रहता है। तो यह प्रकार जिस जहां दिखाई देते हैं तो न्यायाधीश इन अवस्थाओं को देखकर पता लगा लेता है कि यह दुष्ट के लक्षण है, अर्थात इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। तो अपराधी के लक्षण उस न्यायाधीश को इन प्रसंगों में समझ लेने चाहिए। ठीक है, तो यह कारिकाओं में वर्णित है। आगे कहते हैं स्वभावाद विकृतिम गच्छेत मनोवाग काय कर्म भी अभियोगे अत साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः। अब दुष्ट कौन है? दुष्ट के लक्षण बता दिए, अब दुष्ट कौन है यह भी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा दुष्ट कौन है? स्वभावाद विकृतिम गच्छेत, जो अपने स्वभाव से विकृति में चला जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है। किन किन बातों में? मनो वाक काय कर्म भी, मन से, और मन से, वाक से, वाचा से, काय यानी कि शरीर से, और कर्म यानी कि अपने कार्यों से वह पलट जाता है। इन स्वभावों से वो विकृति पलट जाता है। ठीक है, अभियोगे अति साक्ष्ये, इनमें कहा गया है कि अभियोगे मन, वाणी और कर्म से अपने आप को और क्या हो गया है? बदल गया है। ठीक है, अभियोग और साक्ष्य में ये क्या है? कहां पर? ये दोनों चीजों को रखने वाला व्यक्ति कहां कहां पर? अभियोग के अंतर्गत और साक्ष्य प्रमाण के अंतर्गत भी दुष्ट परिकीर्तितः, इस व्यक्ति को जो अपने मन, वाणी, कर्म से और काया से पलट गया है, स्वभाव से विकृति में चला गया है, उस व्यक्ति को अभियोग और साक्ष्य के अंतर्गत दुष्ट माना जाता है। तो क्वेश्चन यहां बनेगा कि दुष्ट किसे माना गया है? परिकीर्तित यानी कि कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कहा जाता है। आगे कहते हैं संदिग्धार्थ स्वतंत्रो यह साधयेत निष्पतेत न च आहूतो वदेत किंचित हीनो दंड्यश्च स्मृतः। अब किस व्यक्ति को दंड देना चाहिए? किस व्यक्ति को दंड देना चाहिए? ठीक है, तो पिछली इन 3 कारिकाओं में, ठीक है, देश देशांतरम याति यहां से लेकर के 8 लक्षण उसमें बता दिए थे, और इस लक्षण को भी यदि हम गिन लेते हैं तो यह 9 लक्षण हैं जो किसके बताए गए हैं? दुष्ट के। ठीक है, अग्रिम कहते हैं कि अब किस व्यक्ति को, जो अभी आपका अपराधी है, उस अपराधी को दंड्य, वह किसी को दंडी मानना चाहिए। दंडी का मतलब दंड का जो दुष्ट है उस दुष्ट के बारे में बता दिया। अब उस दुष्ट के अंतर्गत उसको क्या दंड देना चाहिए, या क्या दंडी मानना चाहिए, क्या है, तो वह बताए गए। तो संदिग्ध अर्थ स्वतंत्रो यह, संदिग्ध अर्थ यानी कि ऐसा अर्थ, ऐसा धन जो चुरा लिया गया है या संदिग्ध है उस धन को स्वतंत्रतः, अपने स्वतंत्र रूप से यानी कि चाह करके, इच्छा से, ऐसा मान लीजिए। कहते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से कोई धन, संदिग्ध धन को चुराया है। साधयेत च निष्पतेत, और कहने पर कि आपने यह धन चुराया है तो निष्पतेत, मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं चुराया है। एक तो आप अपनी इच्छा से धन का चुरा रहे हैं, ठीक है, और कहने पर कि यदि आपने चुराया है तो आप मना भी कर रहे हैं। न च आहूतो वदेत, और बुलाने पर, आहूत करने पर, आहूत करने का मतलब बुलाने पर, न वदेत, कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपको राजा ने बुलाया तो आपने बताया नहीं कि आपने कुछ धन चुराया है, नहीं है। किंचित हीनो, और इस प्रकार से यदि आप हीन, कश्चित हीनो,
इस प्रकार के जो कहते हैं अर्थी प्रत्यर्थी का जो कहते हैं धन होता है, ठीक है, अपनी इच्छा से धन ले ले और फिर उसको कबूल ना करे, साबुत किए गए जो वस्तु है उसको मांगने पर वहां से भाग जाए, यानी कि आप मांगते हैं भाग जाए, और सभा में यदि बुलाया जाए तो आप कुछ बोले ही नहीं, और यह सब वे सब क्या करते हो, दंड के योग्य होते हैं। किसके योग्य होते हैं बच्चों? है कश्चिद हीनो दंड्यश्च स स्मृतः, ऐसे व्यक्ति दंड के यानी दंड के भागी कहे जाते हैं। कौन से व्यक्ति? जो उपरोक्त का वर्णन किया गया है, ऐसे व्यक्ति दंड्य यानी कि दंड के भागी कहे गए हैं। ठीक है ना। तो संदिग्ध अर्थ को अपनी इच्छा से रखते हैं, वो कहने पर भी नहीं कबूल करते हैं, बुलाने पर भाग जाते हैं, और पूछने पर भी क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, और वह हीन होते हैं, हार जाते हैं, वह सभी दंड के भागी कहे गए हैं। ठीक है। तो कि यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि दंड्य स्मृता यानी कैसे व्यक्ति को दंडे का भागी यानी दंड का भागी माना गया है। ठीक है बच्चों। चलिए अग्रिम कारिका में देखते हैं कि साक्षीषु वह्यतः, दोनों पक्षों के साक्षी उपस्थित होने पर, प्रकरण चल रहा है, अभियोग चल रहा है, दोनों पक्षों के साक्षी हैं, तो सत्सु होने पर साक्षिणः पूर्ववादिनः, तो सबसे पहले पूर्ववादी, जो सबसे पहले पूर्ववादी का मतलब जो पहले वाला घटित हुआ है, ऐसे घटित हुए कार्य का जो साक्षी है यानी पूर्ववादी साक्षी है, उस पूर्ववादी साक्षी को मौका देना चाहिए अपने बयान का। पूर्व पक्षे अधरीभूत है, और पूर्व पक्ष यदि अधरीभूत हो, अधरीभूत का मतलब कमजोर हो, यदि वहां साक्ष्य का अभाव हो या साक्षी का अभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति का होने पर, कमजोर होने पर, नहीं होने पर भवन्ति उत्तरवादिनः, उसके बाद उत्तरवादी साक्षी को मौका देना चाहिए। तो दोनों साक्षी यदि हो तो सबसे पहले पूर्ववादी साक्षी को यानी कि जो काल घटित घटना पहले घटित हुई है उसके साक्षी को मौका देना चाहिए, और इस पक्ष के कमजोर होने पर फिर हमें उत्तरवादी साक्षी को मौका देना चाहिए। ठीक है। तो यह कहा गया है साक्षी की लिए। अग्रिम कारिका में कहते हैं सपणश्चेद विवादः स्यात् तत्र हीनं तु दापये दंडम च स्वपणम चैव धनिने धनमेव च। यदि अब कह रहे हैं कि सपण, सपण का मतलब होता है सशर्त, यदि कोई सशर्त विवाद हो रहा हो, दो व्यक्ति, दो मित्र कहते हैं अपनी शर्त लगा करके कोई शर्त लगाते हैं, और शर्त में क्या होता है, धन की व्यवस्था होती है, धन लगाकर कोई विवाद किया, शर्त लगाई गई है और वहां पर वह हार गया है और वह धन नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में चेद विवाद, यदि शर्त लगाने के कारण, सपन के कारण कोई विवाद हुआ है, तो तत्र हीनम तु दापे, तो जो हार जाता है, जो हार जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, जो जीत जाता है उस व्यक्ति को राजा के द्वारा धन दिलाना चाहिए। दंडम च स्वपणम च, जो हार जाए उसको दंड और जो जीत जाए उसको पण, इसकी व्यवस्था धनी ने धनमेव च, यानी कि उन व्यक्तियों को धन और धन की व्यवस्था किसके द्वारा करवाई जानी चाहिए, राजा के द्वारा करवाई जानी चाहिए। ठीक है ना। सशर्त विवाद की स्थिति में धन उस व्यक्ति को दिलवाना चाहिए जो जीत जाता है, और जो हार जाता है उससे दंड के रूप में धन दिलवाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था राजा के द्वारा ऐसे सशर्त विवादों के अंतर्गत करवाई जानी चाहिए। अग्रिम कारिका में कहते हैं छलम निरस्य भूतेन व्यवहारान नृपेण भूतम अपि उपन्यस्तम हीयते व्यवहारतः। एकदम छलम निरस्य भूतेन। अब इस स्थिति में कह रहे हैं कि जब साक्षी की बात हो गई, जब सशर्त विवाद की बात हो गई, तो कह रहे हैं कि छल और प्रमाद से कई भी बात को छोड़कर, छलम निरस्य भूतेन, छल यानी प्रमाद से कई भी बात को छोड़कर मुख्य बातों से व्यवहार का निर्णय व्यवहारान नृपेण, व्यवहार से राजा को निर्णय करना चाहिए। क्योंकि सच की बात भी जब होती है, जब सच की जो बात होती है कहीं न जाए तो हार हो जाती है। ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें स्थिति में हमारे पास क्या होता है, साक्ष्य नहीं होते, तो उस स्थिति में राजा को व्यवहार से भी निर्णय ले लेना चाहिए। यदि व्यवहार नहीं हो, क्योंकि पूर्ववादी क्या है, कमजोर पड़ जाए, उसके साथ कोई घटना घटित तो उत्तरवादी पक्ष मजबूत हो जाता है। तो छल क्या है, हावी हो जाए, तो छल हावी हो जाए तो उसका निरस्त करने के लिए आपको राजा को व्यवहार से निर्णय लेने की व्यवस्था करनी चाहिए।
ठीक है, तो ऐसा राजा ने को कहा है कि व्यवहार से निर्णय राजा को लेना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं हो तो सच भी क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, इस स्थिति का हमें ध्यान रखना चाहिए। अग्रिम कारिका में कहते हैं कि निन्नुते लिखितम न एकम एक देशे विभावितः दाप्य सर्व नृपेनार्थम न च ग्राह्यस्तु निवेदितः। अब कहते हैं एक व्यक्ति जिस पर की अभियोग चलाया गया है, इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति पर क्या है, अभियोग चलाया गया है। इस व्यक्ति ने कहा कि इसने मेरी ये चीजें भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, नहीं 3-4 चीजें इसने ग्रहण कर ली है। किसने कहा? इस व्यक्ति ने कहा कि फलाने व्यक्ति ने मेरी तो 4 चीजें चुरा ली है। अब यह व्यक्ति क्या करता है? अस्वीकार। निन्नते लिखितम, जो लिखा गया है, एकम एक देशे विभावित है, कहा कि इसने मैं तो चारों चीजें कुछ भी नहीं चुराई है, मैंने तो अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया इसने। लेकिन इसकी एक चीज चुराना क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि मैंने चारों तो नहीं चुराई, पर उसकी एक चीज चुराना सिद्ध हो गया। तो दाप्य सर्वम नपेनर्थम, तो उस व्यक्ति को सारी चीजें ही उसको क्या करनी पड़ेगी? चुकानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और राजा के द्वारा इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? उसे दिलवाना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। यदि प्रत्यर्थी के द्वारा लिखा हुई सब चीजों का जो होता है निर्णय कर दिया जाए, उसके द्वारा अस्वीकार कर दे कि मैंने तो नहीं चुराई, और फिर भी यदि वह सबूत करे और उससे सिद्ध हो जाए, तो क्या करें? फिर राजा को उससे वह दिलवाना पड़ता है, चाहे एक ही क्यों ना सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो सब दिलवानी पड़ती है। लेकिन इस स्थिति में भी कहा गया है न ग्राह्य, जो जिसने यह विवाद जो वाद लिखवाया है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। अनिवेदित, जो उस चीज उसने नहीं लिखवाई उसको वह चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। न ग्राह्य अनिवेदित, यानी कि आपने लिस्ट में 4 चीजें लिखवाई कि मेरी ये चुराई गई, लेकिन आपको 5 राजा के द्वारा दिलवाई जा रही, तो इस वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह बाकी अपनी जो चीजें हैं उसे लेनी चाहिए, जो उसकी नहीं है वह वस्तु उसे नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार का प्रसंग अगर हो तो किस प्रकार का व्यवहार विवाद करने वाले व्यक्ति और अभियोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा रखा जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि स्मृत्यो विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारत अर्थशास्त्रा तो बलवद धर्मशास्त्रम इति स्थिति। कह रहे हैं यदि विरोध की अवस्था पैदा हो जाए, विरोध का हो, यदि हम कोई न्याय करने जा रहे हो, 2 शास्त्र हैं कि इस विधि के द्वारा इस स्थिति में यह निर्णय लेना चाहिए, तो एक मत यह होता है और एक मत यह है। तो यदि स्थिति में विरोध हो रहा हो, कहाँ? स्मृतियों में, यदि स्मृति शास्त्रों के कही गई बातों में यदि विरोध हो रहा हो, तो बलवान व्यवहारतः, तो राजा को व्यवहार से निर्णय लेना चाहिए। सारी बातों को जान करके वहां पर व्यवहार से प्रबल निर्णय लेना चाहिए कि क्या यहाँ उपयुक्त होगा। अर्थशास्त्राद, और अर्थशास्त्र से बलवद बलवान माना जाता है धर्मशास्त्रम इति स्थिति। यदि अर्थशास्त्र की और धर्मशास्त्र की बात हो तो अर्थशास्त्र से ज्यादा धर्मशास्त्र की स्थिति को बलवान माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो विरोध होने पर किसका? स्मृतियों का, तो व्यवहार से निर्णय लें। और यदि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की बात हो तो अर्थशास्त्र से ज्यादा धर्मशास्त्र की स्थिति को हमें तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम इस कक्षा में अध्ययन करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे प्रमाणम लिखितम। अब हम प्रमाणों की बात करेंगे कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं और प्रमाणों का उनका प्रकार में किस किस प्रकार का क्या ग्रहण करना चाहिए। तो कल हम कक्षा में, अग्रिम कक्षा में हम देखेंगे प्रमाणों के बारे में। आज हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण के बाद असाधारण मातृका प्रकरण के अंतर्गत हमने जो है चीजें हैं उनको हम किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, अभियोग इत्यादि को। तो ये हमारा असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण का प्रथम भाग है। शेष कारिकाएं हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अग्रिम कक्षा में। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु।